नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ समाधान पाटिल। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। यस, क्योंकि अगर जीओसी की हम बात करेंगे, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है जीओसी को, तो इस जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक पॉइंट होता है और उस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में चार इफेक्ट हमें स्टडी करने पड़ते हैं, जिसमें एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा होता है रेजोनेंस इफेक्ट, उसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोला करते हैं, और चौथा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन चारों में से एक पहला जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसको क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। दूसरा, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तीसरा, उसके साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं। और चौथा, उसका एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखो। है 11, 12, बीएससी, एमएससी, या जब भी हम प्रेशर के बाद इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देख लीजिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ने वाला है। अदरवाइज तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट, let us start the what is the definition of inductive effect. The polarizations of sigma bond due to the electron withdrawing or electron donating effects of atoms or molecule is called the inductive effect. This is the first definition. दूसरी भी बताऊंगा इजी वाली। क्या बताया मैंने डेफिनेशन? इट इज द पोलराइजेशंस ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरे डेफिनेशन के ऊपर मैं बात करता हूँ। द पोलराइजेशन इंड्यूस्ड इन एडजेसेंट बॉन्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन इन वन बॉन्ड इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये पोलराइजेशन आखिरकार होता क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट को ये पॉइंट समझ में नहीं आता कि ये वर्ड्स क्या है। पोलराइजेशन, इसी में एक मीनिंग है। पोलराइज होना मतलब आयन टूट रहा है, मॉलिक्यूल टूट रहा है, कोई केमिकल बॉन्ड में ब्रेकिंग हो रही, क्लीवेज हो रहा है। सीधी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, द डिस्टॉर्टेड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द डिस्टॉर्टेड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशंस। अब ये पोलराइजेशन दो प्रकार का हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर दोनों आइटम अगर सिमिलर है तो रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और अगर मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंस आइटम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का क्रिएशन होगा। दिस इज द पोलराइजेशन टर्म्स। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो दो टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग इफेक्ट, दिस इज आल्सो नोन एज अ माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? तो फर्स्ट बात करेंगे हम माइनस आई इफेक्ट। जब भी एटम्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, दिस इज आल्सो नोन एज अ माइनस आई इफेक्ट। When electrons cloud is distributed towards the more electronegative atoms, ions or molecule, it show the minus I effect. जैसे मेरे पास अमोनिया है, मेरे पास साइनाइड है, मेरे पास CHO है, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेरे पास एसिल हलाइड है, मेरे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, मेरे पास नाइट्रो ग्रुप है, NO2। दिस इज ऑल्सो नोन एज माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं उसको माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बोला जाता है। दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट। जब भी सिस्टम के अंदर से या मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन दूर भागने लगते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स गो अवे फ्रॉम द एटम्स और ग्रुप, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लस आई इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी आइटम और ग्रुप से दूर भाग रहे, समझ लेना हो आपका प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। जैसे आपके पास CH3 प्लस हो गया, C2H5 प्लस हो गया,
ट्राई मिथिल कार्बोनियम हो गया, H प्लस आयन हो गया, CH5 प्लस हो गया। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ प्लस आई इफेक्ट। तो ये होता है प्लस आई। इसके साइलेंट फीचर्स के ऊपर हम बात करते हैं। इसके साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड, वहां पे आपको दिखाई देगा ये इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरी चीज, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, वहां पे भी आपको ही इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तीसरी चीज इज ऑपरेट थ्रू ओनली सिग्मा बॉन्ड, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा वही आपको दिखाई पड़ेगा। चौथी चीज, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा अल्केन चेन का, वैसे वैसे इसकी जो मैग्नीट्यूड रहेगी, मतलब उसकी जो पावर होगी, वो भी कम होते जाएगी। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इंडक्टिव पे डिक्रीजेस व्हाइल डिस्टेंस ऑफ इंक्रीजेस। तो ये होते हैं साइलेंट फीचर्स। चौथी चीज, इसका एप्लीकेशंस क्या होता है? पहला एप्लीकेशन इसका होता है, अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को पहचानना है तो इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल होगा। अगर हमें बेसिक स्ट्रेंथ पहचाननी है तो भी इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल होगा। तीसरी चीज, अगर हमें कार्बोनिया आयन की, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पहचाननी, तब भी इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को पहचानना है, तब भी इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहला होता है हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे पहचानें। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया एक पहला एग्जांपल फॉर्मिक एसिड और दूसरा एग्जांपल दे दिया एसिटिक एसिड। बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा कौन है? तो इसका आंसर है फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन कंपेयर टू द एसिटिक एसिड। इसका रीजन ये है, एसिटिक एसिड में प्लस आई इफेक्ट आपको मिथिल ग्रुप दिख रहा है, जो क्या कर रहा है, H प्लस देने के बाद डिस्टेबलाइज कर देगा एसिटेट आयन को। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है OH ग्रुप के ऊपर। तो OH ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो H प्लस नहीं रिलीज कर पाएगा। जब H प्लस रिलीज नहीं कर पा रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बोला जाएगा। और दूसरा रीजन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण से वो H प्लस नहीं दे पाएगा, इसलिए हमारा फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन कंपेयर टू द एसिटिक एसिड, बिकॉज फॉर्मिक एसिड में माइनस इफेक्ट ज्यादा मैक्सिमा दिखा रहा है देन कंपेयर टू दी एसिटिक एसिड कंपेरिजन। सेकंड कंपेरिजन मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एसिटिक एसिड है और क्लोरो एसिटिक एसिड है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? तो सबको दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, तो क्लोरो एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन कंपेयर टू द एसिडिक एसिड। तीसरा एग्जांपल मैं आपके साथ लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड है, मेरे पास डाइक्लोरो एसिडिक एसिड है, मेरे पास ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने ज़्यादा माइनस इफेक्ट ग्रुप जुड़े रहेंगे किसी भी एसिडिक कंपाउंड में, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। तो इसका आंसर है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन कंपेयर टू द डाइक्लोरिक एसिडिक एसिड, एंड देन लास्ट इज वीक इज अ मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड। दूसरा एप्लीकेशन में बता रहा हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास अमोनिया है, मेरे पास एनिलीन है और मेरे पास मिथिल अमाइन है। बताओ इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? तो इसका आंसर है मिथिल अमाइन, फिर अमोनिया, फिर आपका लास्ट में आ जाएगा एनिलीन। क्योंकि एनिलीन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई दे पड़ रहा है? मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, और रिंग की वजह से उसका जो डोनेटिंग ऑर्डर है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए मिथिलमाइन ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन कंपेयर टू दी अमोनिया एंड अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेसिक देन कंपेयर टू द एनिलीन। दूसरा एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था जो आपको स्टेबिलिटी में इम्पोर्टेंस करेगा कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो जितने प्लस आई एफ ग्रुप आपको ज़्यादा जुड़े रहेंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। जैसे मेरे पास मिथिल कार्बोकटायन है, मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकटायन है और मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकटायन है। तो 1 डिग्री में सिंपल आपको CH3 दिखाई पड़ेगा, और 2 डिग्री में आपको 2 मिथिल ग्रुप दिखाई पड़ेंगे, और तीसरा में आपको दिखाई दे रहा है टर्सरी कार्बोकटाइन, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप आपको दिखाई पड़ेंगे। और जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप रहेंगे उतना प्लस इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, जितना प्लस इफेक्ट आपका ज़्यादा रहेगा उतनी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। चौथा एप्लीकेशन मैंने बताया था कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहती है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बन कंपाउंड की, उसमें भी हेल्प करता है। जैसे मेरे पास फॉर्मल्डेहाइड है, मेरे पास एसिटाल्डेहाइड और मेरे पास कीटोन है, तो किसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन की तरफ? तो फॉर्मल्डेहाइड में अगर देखिए आपको तो कोई प्लस एफ ग्रुप नहीं नजर आ रहा है देन कंपेयर टू द कीटोन्स और
एसिटाल्डेहाइड, एसिटाल्डेहाइड में आपको एक मिथिल ग्रुप दिखाई दे रहा है और कीटोन में दो मिथाइल ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज स्टेरिक हिंड्रास प्लस आईएफए ग्रुप बनने की वजह से स्टेरिक हिंड्रास में बढ़ता है। जब स्टेरिक हिंड्रास बढ़ता है तो वो क्या करता है, डिस्टेबिलाइज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण। सो डिस्टेबिलाइज करता है और जो रिएक्टिविटी रहती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की वो कम कर देता है। तो इसमें जो फॉर्मल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी रहेगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वो सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर एसिटाल्डेहाइड की और फिर कीटोन की। तो ये होता है एप्लीकेशंस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण से मेरी आवाज़ बहुत स्लो आ रही होगी आपको और चेहरा भी थोड़ा उतरा हुआ लग रहा होगा। फिर भी टीचिंग की बहुत मेरे को एक आदत है और अच्छा लगता है पढ़ाई करना या टीचिंग में रस दिखाना। इसलिए जब भी समय मिलता है, आज भी मैं यहाँ गुजरात की बहुत बड़ी बड़ी कॉलेजों को विजिट करता हूँ, बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। और जो प्यार मुझे पहले मैंने कमाया है बच्चों के साथ, जो मेरे टीचिंग को फैन थे, और आज भी मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ छात्र जुड़ जाते हैं और बहुत बढ़िया तालिए की गुंजाहट मुझे सुनाई देती है। तो अच्छा लगता है कि भगवान ने एक एक्स्ट्रा स्किल दिया है। सबको प्यार भरा नमस्कार। जय जय भारत, जय महाराष्ट्र।